हाँ गुड जी, इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। गुड इवनिंग सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून जी। हाँ जी, 46 नंबर क्वेश्चन में कोई डाउट? नो सर। बोल दो, बोल दो। नहीं सर, इसमें नहीं। चलो, 47, 48। यस सर। समझ गए थे इस क्वेश्चन को? यस सर, बता दो। 48 में लोन पेयर है ना, एन और पीपी पे। लोन पेयर से रिपल्शन तो बॉन्ड टूटना इजी हो जाएगा। आप भूल गए शायद, इसको हाईलाइटेड पोर्शन में रखा था हमने। और वैसे भी तुम्हें कोई एप्टीट्यूड बेसिस पे भी ओड वन आउट करने के लिए बोलेगा, तो इन पे लोन पेयर है नहीं, तो ये नॉर्मल रूल फॉलो करेंगे। ये थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाएगा, जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड नहीं होता, एचएच में कोई दिक्कत है नहीं, इनमें किसी पे लोन पेयर है नहीं, तो एक ही जगह परेशानी आ रही जहां दोनों पे क्या है, लोन पेयर है। तो इन्होंने रिपेल करके अपना जो बॉन्ड लेंथ है उस ऑर्डर पे फॉलो, जैसे बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी इनवर्स होते हैं ना एक दूसरे के, तो जहां जहां लोन पेयर है, मैंने तो हाइड्रोजन नाम भी लिखा था, भूल भाल के लगता है आप, हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी लिखा था, भूल भाल के आप फ्लोरीन भी लिखा था। तो यहाँ आउट ऑफ द, अगर आप मुझे समझ पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आउट ऑफ द बॉक्स जाके लोन पेयर है, तो भी ओड वन आउट करते तभी आंसर आ जाना था इसका। तो बोलो जी। यस। 49 देखना। नो सर, नो। 50 नंबर। नो सर। नो सर। ओजोन तो कई बार आ गया था वैसे ना। यस। 51 देखना। नो सर, नो। 51। चाहिए। यस। इसने कहा सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर, विच आर द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर गिव द सेम शेप। अब सोचो, ध्रुव के यहां से गड़बड़ हो रही है। सुनो भाई, अगर 3 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर हो तो sp3 अमोनिया है। अगर 2 बॉन्ड पेयर जीरो लोन पेयर हो तो sp और लीनियर है। और अगर 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर हो तो भी ये लीनियर है, लेकिन sp3d है। और अगर 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर हो तो ये टी शेप आ जाएगा, टी शेप। तो चाहता क्या है वो चाहता है सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर का कॉम्बिनेशन सेम शेप दे दे, तो आपके पास सेम शेप आएगा कहां, लीनियर। आपने सम और बॉन्ड पेयर लोन पेयर करके हाइब्रिड सेट नहीं निकाली, उससे आंसर आ जाना था इसका। 52 देखना। ये वो जो पहले पे पेज पे ही था तुम्हारा क्वेश्चन, जिसका आंसर ही आंसर याद करके गए होगे तुम इसका। तो यस। 50, 54। अभी अभी मैं आ रहा हूँ। कंट्रोल कंट्रोल उदय कंट्रोल। मुझे थोड़ा सा हिंट देना। अमोनिया, फोस्फीन, आर्सीन एंड स्टिबीन, इन सब में से सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका है ना, है ना, है ना। उसके बाद ये सारे के सारे sp3 सब 109 डिग्री के हो रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हो रहे हैं। तो अब सोचो, प्रोडक्ट सारे 109 डिग्री के हैं, प्रोडक्ट सारे 109 डिग्री के बिना लोन पेयर के चल रहे हैं। तो सोचो, अगर किसी का बॉन्ड एंगल ज्यादा है और वो 109 पे आ रहा है, तो चेंज कम का होएगा। यहां थोड़ा बॉन्ड एंगल कम हो गया और यहाँ 109 डिग्री आ रहा है, तो चेंज ज्यादा का होएगा। अगर यहाँ और बॉन्ड एंगल कम हो गया लेकिन फाइनल 109 डिग्री है, चेंज और ज्यादा का हो गया। और जब आप SbH3 लिख के चल रहे हो तो बॉन्ड एंगल और कम हो गया, लेकिन हो 109 ही रहा है, तो चेंज और ज्यादा का हो गया।
अगर आपके पास एक वैल्यू 10 है, एक 20 है, एक 30 है, एक 40 है, ठीक है, सबको जाना तो 50 पे ही है मान लो एंड, तो सबसे ज्यादा चेंज कहाँ आ रहा है? 10 वाली। बस यही तो पूछ रहा है ऊपर क्वेश्चन में, देखो आपने समझा नहीं, नया क्वेश्चन था बस। हो गया फिर। चेंज पूछ रहा है ना आपसे, वो चेंज। तो 55। ये देखो, था कोई महापुरुष जिसने इसका आंसर सही किया हो? सर इसका फर्स्ट क्यों नहीं आया? अभी तो बताया है। यस सर। यस सर, हमने फर्स्ट किया था। फर्स्ट हाँ, एक्चुअल में चेंज पूछ रहा है ना वो, तो कोई चक्कर नहीं है। लेकिन जिसका बोन्ड एंगल सबसे कम है और फाइनल आंसर सेम आ रहा है, तो जिसका सबसे कम और फाइनल आंसर अगर सेम है तो उन दोनों के बीच का चेंज तो ज्यादा ही होएगा ना। क्वेश्चन को ये कर लेते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन काट देते हैं, पता नहीं इंग्लिश आपको समझ में आई कि नहीं आई। क्लियर, चेंज काट देते हैं। क्लियर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिमम बोन्ड एंगल ऑफ द सेंट्रल, तो तुम्हारा पहला आंसर आ गया। फिर फिर वो प्लस और ये तामझाम क्यों करेगा, वो इस तरह कुछ ही अगर उसने करवाना होता तो। यस। और 85 का आंसर फर्स्ट है भाई। ये आप ही लोगों ने मुझे कहा था, मुझे याद आ रहा है, एक बच्चे ने मुझे कहा था सर ये डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कर सकते हैं। यस सर। सर ये फर्स्ट मार्क किया, मेरा तो गलत हो गया। यस सर, इसका फर्स्ट है। 50, अरे 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 मैंने तुम, आपने भेजा। हाँ यार भेज भी दिया, मैंने भेज भी दिया कि 3 क्वेश्चन के आंसर बदल रहे हैं। क्लियर ना? आपने अब चेक नहीं किया। कहाँ चेक नहीं किया? जो आपने सर, आपने जो सेंड करे वो चेक नहीं करे कि कौन से बदल रहे हैं। अब मैंने भेजे हैं, अब वापस चेक कर लो, आपको भेजे हुए हैं। और मैंने थर्ड क्यों है? थर्ड नहीं, पहला है यार। एच एफ, एच सी एल, एच बी आर, एच आई। यस यही मार्क। क्लियर ना? एच एफ, एच सी एल ये ओरिजिनल की के अंदर गलत है। एच एफ, एच सी एल, एच बी आर जिसका भी गलत से चेक हुआ उसको 5 नंबर प्लस हो जाएंगे। जिसने पहला आंसर कर रखा है उसके 5 नंबर प्लस हो जाएंगे। ओके सर। हाँ भाई, इसके बाद 56 नंबर क्वेश्चन में देखा हमने, तो टाइप ऑफ हाइब्रिड तो आसान ही था, ये तो पूछ नहीं रहे आप मेरे से। ये तो 57। ये एक एक्चुअल में ना थोड़ा सा क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स पूछ लिया, इसका अपोज हुआ है काफी। लेकिन अब देखो ये आंसर तो आना नहीं था, ये आंसर तो आना नहीं था, आंसर। थर्ड में नहीं। हाँ, इन दोनों में अगर आपको डाउट था तो ध्यान से सुन लो कि अगर आप कुछ ऐसा लिख के बैठे हो, ठीक है, उसके बाद कहीं ना कहीं आपने इसको कुछ इस फॉर्म में लिखा है, क्योंकि इसमें चल क्या रहा है एक्चुअल में इसी पे था ना कि बच्चों को थोड़ा सा पी ब्लॉक आने दो, पी ब्लॉक के आने के बाद ना थोड़ा बच्चा और खुल जाएगा स्ट्रक्चर्स के अंदर। तो जिन टीचर्स ने बनाया था उनको सारे डिपार्टमेंट ने कहा कि यहाँ थोड़े से बच्चे को और खुलना चाहिए था। आप NO2 और NO2 माइनस कंपेयर मत करवाओ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट चाहिए होता है। तो देखो इसमें अंदर तो ना, अगर मैं इसका वो स्ट्रक्चर बनाऊं जो मैंने आपको बनाकर दिया था, एन एन डबल, क्लियर, डबल और ये, और इसी के सामने सिर्फ इतना स्ट्रक्चर लिख दूं, तो भी साफ पता चल रहा है कि अगर इन दोनों के बीच का बॉन्ड एंगल भी पूछेगा तो ये बड़ा सारा स्ट्रक्चर ना इस पे जुड़ा हुआ, वो रिपल्शन की वजह से इसके बॉन्ड एंगल को बाय डिफॉल्ट ही क्या कर देगा, एनहांस कर देगा, बढ़ा देगा। तो फिर भी हमने इस पे अपोज किया कि एक्चुअल में सारे बच्चों तक रीच करवाने के लिए थोड़ा सा और बच्चों को ना केमिस्ट्री का पुट देना था, उसको अभी सीधा हिट नहीं करवा सकते इस टाइप के क्वेश्चन को आप। तो इस क्वेश्चन का अपोज हुआ है वैसे डिपार्टमेंट में ना। फिर इसके भी मार्क्स बढ़ेंगे। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता बच्चे, वो तो नहीं, क्वेश्चन सही है ना इसलिए नंबर बढ़ नहीं सकते। क्वेश्चन सही है, वो टीचर जो डाल रहे हैं ना उनकी गलती है एक्चुअल में, उन्होंने पर्सपेक्टिव सबका लेके चलना चाहिए। मान लो 2000 बच्चे 11वीं के हमारे पास पढ़ रहे हैं तो सभी को मान के चलना चाहिए। अब होता कई बार पता है क्या, जैसे मैं पेपर सेटर हूं, मैंने मान लो ना इशमीत को ये क्वेश्चन करवा दिया, मुझे लगता है यार इशमीत तो कर लेगी, मैं डाल देता हूं, तो कई बार ऐसे बायस्ड हो जाता है कई बार डिसीजन, जो कि अच्छा डिसीजन नहीं होता कई बार ना, वो बायस्ड हो जाता है कई बार। जैसे ऐसे सोच सकते हैं कि पर्टिकुलर साइज छोटा नहीं, है। NO2 प्लस पे तो आओ ही मत ना, NO2 प्लस तो है ही SP180 है वो, तो इसमें तो सोचो ही मत। NO2 की तो लड़ाई नहीं है, लड़ाई तो NO2 और NO2 माइनस की है। NO2 सर ये प्लस, समझ में आया, N2 क्यों पड़ा है N2 माइनस से। नहीं मैंने बताया ना आपको, मेरे पास ये स्ट्रक्चर तो यहाँ फिक्स है और लोन पेयर भी पड़ा, एक सिंगल डॉट स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, जबकि इसके दो स्ट्रक्चर ना एक दूसरे के साथ में क्या कर रहे होते हैं, जिसको एक रेजोनेंस वर्ड देता हूं ना, तभी तो मैं कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा डिसीजन गलत हुआ है। ये इन दो स्ट्रक्चर के एक दूसरे में चेंज होने से बना है।
तो एग्जैक्ट सिंगल डबल होना और एग्जैक्ट सिंगल डबल ना होना, तो इनके बीच का रिपल्शन इसके बॉन्ड एंगल को एग्जैक्टली क्या कर देगा, बढ़ा देगा। तो यहां एक्चुअली पेपर सेटर ने थोड़ा सा बायस्ड काम किया है, वो थोड़ा सा देखना चाहिए। ठीक है, तो इसको सिर्फ इस बेसिस पे ले लो, नहीं तो रेजोनेंस आएगा तो ये परफेक्टली बिना कहीं सोल्व हो जाएगा। तुम मांगोगे नहीं सर सोल्व करा, तुमको तो समझ में तो आ रहा है कि NO2 का स्ट्रक्चर एक ही बनता है, लेकिन NO2 माइनस के दो स्ट्रक्चर बनते हैं, और दो स्ट्रक्चर इनका सिंगल डबल परमानेंट नेचर, इसमें सिंगल डबल रेजोनेंस वाला स्ट्रक्चर। जैसे हम फॉर्मल चार्ज में नहीं करते, जैसे हम लुईस डॉट में नहीं करते भी एक ही स्ट्रक्चर नहीं दो स्ट्रक्चर बन रहे हैं, तीन बन रहे हैं, तो परमानेंट डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं है उसके अंदर, इसके अंदर परमानेंट डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो यहाँ रिपल्शन ज्यादा है, यहाँ रिपल्शन कम है, दैट्स वाई इसके अंदर बॉन्ड एंगल बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। हमने तो हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से दोनों sp2 से तो होएगा नहीं ना, ऐसे तो अमोनिया और मिथेन में भी हाइब्रिडेशन सेम है, वो तुम कह नहीं सकते ना, वो बात तो नहीं बोलने कम से कम हम लोग, क्योंकि सेम हाइब्रिडेशन से सेम बॉन्ड एंगल थोड़ी होता है। NO2 में भी sp2 सिखाया था और NO2 माइनस में भी sp2 सिखाया हुआ है। उस वो लाइन 53 रिपीट कर दो। 53 तो तुम्हारे पहले पेज का ही है बच्चे, मैंने बोला तो था ये क्वेश्चन के अंदर लैटिस एनर्जी के बेसिस पे मैं इस क्वेश्चन को लिटरली अपोज करता रहा हूं, और आपको शायद याद ही नहीं आ रहा कि मैंने कम से कम 15 दिन पहले इसको करवा दिया था। लैटिस एनर्जी, यस लैटिस एनर्जी क्लियर, Q1 Q2 R प्लस प्लस R माइनस क्लियर, किसी एक ऑथेंटिक जगह पे ये क्वेश्चन पिट जाएगा। ये क्यों पिट जाएगा मैंने बताया था, लैटिस एनर्जी कभी भी आर स्क्वायर नहीं होती है, एनर्जी कोई भी स्क्वायर नहीं होती, आपको याद होगा मैंने ये बातें बोली थी तब आपको, और इसका नंबर शायद 1.9 है, आपकी बुक में 1.9 के आसपास क्वेश्चन है या 1.5 होगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन है जरूरी है। यस सर, मैंने बोल दिया मतलब उससे कर दिया इसलिए हाँ, तो ये तो आर स्क्वायर से सोल्ड है क्वेश्चन। हाँ जी सर। तो काफी कुछ था पेपर में जो कुछ गड़बड़ था, बच्चों को तो हल्का सा डेंट लगा इस पेपर के अंदर ना, जबकि पेपर में इस केमिकल बॉन्डिंग में डेंट नहीं लगना चाहिए था, यस सर। इससे मेंटली बूस्टअप मिलता है इससे। यस सर। I3 माइनस, बहुत मोरल डाउन। हाँ वो आपका नहीं, यूनिवर्सल मतलब कम से कम 93 बच्चों के साथ ऐसा हुआ है, 93% बच्चों के साथ, ठीक है ना ओवरऑली। एक तो 3 क्वेश्चन के आंसर गलत, जब आपका रिजल्ट छपा तो अभी मान लो किसी के 125 आए हैं तो 140 हैं, वो 3 क्वेश्चन के आंसर गलत, तो 125 आते 140 वाले बच्चे को 125 बोलो तो उसको झटका तो लगता है, और मान लो किसी के 170 आने तो 155 आए तो वो भी झटका लगा, और NO2 का बॉन्ड एंगल गड़बड़ कर दिया, वो कुछ गड़बड़ हुई है। हाँ जी, I3 माइनस में मोलिक्यूल में पूछ रहा है, हर एक आयोडीन पे 3 3 है, तीनों में 9 हो गए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, सेंट्रल पे थोड़ी पूछ रहा है, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इन द I3 माइनस पूछ रहा है। सर मैंने सेंटर कर दिया। नहीं वो तो फिर गलती है आपकी, नहीं ये तो फिर आपको सोचने चाहिए थे यार, ये गलती टीचर की नहीं तो आपकी है। ऐसे तो RPS में क्वेश्चन भी किए थे हमने, इसमें तो आपकी गलती है भाई। 59 तो सीधा सीधा लिखा लिखा मिला था, डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल फोल्डेड स्क्वायर ये और वो जो भी है, और 60 नंबर ये तो मुझे लगता कहीं का था ये क्वेश्चन। हाँ 61 62 ये देखना भाई, अब देखो ये क्वेश्चन गलत कर दिया 63, इसमें एक्स वाई को इंटरचेंज करना था यार, ये गलत करने वाला क्वेश्चन थोड़ी था कोई। सर ये तो हो गया था। हाँ 64 65 ऐसे ही साथ पहले 58 करवा रहे थे वो करवा दो, फिर अब क्लास डिस्कनेक्ट हो गई। सर मेरी भी क्लास। यस सर। 58 लिखा पड़ा सामने, हर एक एटम पे 3 3 लोन पेयर है, टोटल 3 एटम में 9 लोन पेयर है। ओके सर। अगर सेंट्रल पे पूछ ले तो 3 लोन पेयर है, मोलिक्यूल पे पूछ ले तो 3 3 जा 9 लोन पेयर है। सेंट्रल का मार्क सेंट्रल कहा थोड़ी उसने, मोलिक्यूल का है ना या आयन का है। 60 भी करवा दो। यस बड़े बड़े क्वेश्चन भी पूछते हो यार, तुम्हें बहुत गड़बड़ मामला है यार तुम्हारे साथ ना, फिर तुम करते क्यों, आरपी असाइनमेंट करते क्यों, सीधे पेपर ही कर लिया करो आकर। ये तो आरपी असाइनमेंट के क्वेश्चन है यार, यहाँ तो मेरा गुस्सा बनता है यार, तुम आरपी असाइनमेंट करते क्यों, इससे अच्छा सीधे पेपर ही किया करो आकर।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? एक्सियल ओवरलैपिंग इसकी बात कर रहा है वो। पाई बॉन्ड कंसिस्ट, अरे किसी भी बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन थोड़ी होते हैं यार, पाई बॉन्ड तो पाई बॉन्ड है। ये देखो, ये पाई बॉन्ड है, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन दिखते हैं क्या आपको कभी? पाई बॉन्ड तो पाई बॉन्ड है। साइडवाइज ओवरलैपिंग से तो यही बॉन्ड बना, ये तो हेड टू हेड से बना ना। और वो कह रहा पाई बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो मान कैसे लोगे पाई बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है पाई बॉन्ड में भी। वो सिग्मा के साथ बना हुआ बॉन्ड पाई है, तो हर पाई बॉन्ड के अंदर तो इलेक्ट्रॉन तो 2 ही होंगे ना। यस सर। और कोई नंबर भी आ रहा था मेरे सामने? 58 के अलावा क्या नंबर था इस पेज पे? देखो जल्दी से। 69। नॉन प्लेनर कह रहा है। अब सबसे पहले हाइब्रिड स्टेट देखो, 9 एंड 5 कितना हो गया आपके पास? ये 14 हो गया क्या? 14 सर। 14 से sp3d3 हो गया, Yes. और sp3d3 से पेंटागनल स्ट्रक्चर बनेगा। और बाइपिरामिडल के लिए 2 लोन पेयर तो आमने सामने अरेंज कर दोगे। और वैसे भी यार नॉन प्लेनर और प्लेनर, प्लेनर में क्या है 120 डिग्री। जैसे मेरे को एक बच्चे का मैसेज आ रखा है, मैं नाम नहीं बोल रहा, बच्चा खुद ही समझ जाएगा किसने मैसेज किया था, कि प्लेनर नॉन प्लेनर कैसे देखते हैं। ये तो 15 दिन की सारी मेहनत थी, वो पानी में डाल दी और घोल के उसके उपको नदी में बहा दिया। अरे प्लेनर का मतलब है 120 डिग्री पे, नॉन प्लेनर 109 डिग्री पे, 107 डिग्री पे, 104 डिग्री पे। मैं तो कह रहा हूं एक तरफ चले जाओ ना यार, 120 डिग्री मतलब प्लेनर। उसका पेंटागनल बाइपिरामिडल में है। अगर पिरामिड गायब कर दो तो क्या बच गया? प्लेनर। गोली मारो। एक ऐसे भी क्वेश्चन आए थे ABN करके, कि इसमें 7 बॉन्ड पेयर है, 7 इलेक्ट्रॉन पेयर है, बट ये प्लेनर है, तो हाउ मेनी लोन पेयर? तो उन क्वेश्चन पे आपने फोकस ही नहीं किया, जबकि मैंने बार बार कहा था 2 वर्ड्स पे फोकस करो, एक तो उसके इलेक्ट्रॉन पेयर पे, एक उसके प्लेनर पे। 7 में अगर प्लेनर हो तो वो क्या बन जाएगा? 7 में अगर प्लेनर हो तो पेंटागनल, 5 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। और 6 में अगर प्लेनर हो जाएगा, 6 में प्लेनर, 6 में प्लेनर, तो XCF4 जैसा, जैसे हाँ स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। तो अमोनिया तो पिरामिडल है यार। ये जो अमोनिया है पिरामिडल है, पिरामिडल। पिरामिड समझते हो क्या? तो पिरामिड प्लेन में कैसे टिकता है यार? प्लेन, प्लेन मतलब प्लेन, ये प्लेन। क्लियर? अपने हाथ को जहां भी आप बैठे हो जमीन पे रख लो, आपका हाथ पूरी तरह से अगर जमीन पे टच कर गया तो ये प्लेन है। क्लियर ना? और मान लो सड़क पे चल रहे हो, आपकी गाड़ी 2 बार अटकती है स्पीड ब्रेकर पे, तो वो रोड प्लेन नहीं है, वो नॉन प्लेनर है। आपकी गाड़ी स्मूथ चली जा रही है हाईवे पे, आपको दिखा नहीं, अचानक आपकी गाड़ी उछल गई, तो सड़क कैसी है? नॉन प्लेन है। प्लेन का मतलब तो प्लेन ही होता है। क्या तुम प्लेन का मतलब एरोप्लेन समझते हो क्या? तो फिर प्लेन तो प्लेन ही होता है, फ्लैट। चलो अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, एटलीस्ट सीख तो रहे। 67 68 सर 69। 68 बोला था किसी बच्चे ने, किसी ने नहीं बोला। 69 में बोला सेम स्ट्रक्चर। तो सेम स्ट्रक्चर में आप भूल गए, एक नाम आपकी कॉपीज में दिखा होगा, पेज आगे पीछे घुमाना। रिवीजन कितना किया मुझे नहीं पता आप लोगों ने। ये अजाइड स्ट्रक्चर है, मुझे अच्छी तरह याद है, ये नाम मैंने बोला हुआ है क्लास में, AZID। हाँ वो बच्चे को याद नहीं आता कई बार, वो अलग बात है। बीच वाले नाइट्रोजन की हाइब्रिड सेट क्या सोच के चलते हो आप लोग? हाँ ठीक है। और BeCl2 कैसा है? बस हो गए आइसोस्ट्रक्चरल लीनियर लीनियर। ठीक है ना? थोड़ा सा पेपर मुझे भी पता है, पेपर मतलब जो 11th के बच्चे को इस स्टैंडर्ड पे देकर ना, तो इसमें एग्जाम्पल थोड़े ज्यादा डल गए। जैसे अजाइड सडन बच्चे को याद नहीं आता। और सही बताऊं, अभी मेरे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट वाले 3-4 बच्चों के साथ, बंदों के साथ हम बात कर रहे थे, तो वो एजाइड का ही नाम ले रहे थे कि बच्चे को भी एजाइड नहीं देना आपने। जिन टीचर्स ने बनाया उन टीचर्स को बोलना है हम लोगों ने ना, कि एजाइड नहीं देना। भी एजाइड पता है कब देना होता है? जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिखा दो, फिर बच्चे को ना एजाइड सिखाने, बच्चा ना बोलता है खुद की एजाइड मतलब N3 माइनस, N3 माइनस।
आज एजाइड मिलना मतलब बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा कि यार केमिकल बॉन्डिंग तो बहुत औखी है, जबकि मुझे केमिकल बॉन्डिंग को ये टैग नहीं लगवाना था, मुझे केमिकल बॉन्डिंग को इजी का टैग लगवाना था। केमिकल बॉन्डिंग के नंबर 150-60 चाहिए तो मेंटली बूस्टअप। हाँ यार, ये चैप्टर ऐसा है जिसने मुझे आगे पूरी केमिस्ट्री सिखवानी है। थोड़ा सा गलत हुआ है, 5-4 क्वेश्चन में गलत हुआ है, मतलब बच्चों के साथ में थोड़ा सा गलत हुआ है, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। N3 माइनस इज अजाइड, और शायद आप में से 20% बच्चों को अजाइड याद आ गया होगा। क्लियर? तो sp हाइब्रिड है, लीनियर है, लेकिन पेपर में नहीं कई बार हिट लगता दिमाग में, छोटा है ना बच्चा अभी, 11th का बच्चा तो छोटा ही है ना, एजाइड नहीं हिट लगता उसको, ठीक है बिल्कुल। लेकिन ये कि टीचर ने नहीं बताया वैसा नहीं है, लेकिन बच्चे का भी दोष नहीं, हिट नहीं लगता उसको, एजाइड का स्ट्रक्चर ये। अब मीथेन SF4 तो हो ही नहीं सकते आइसो स्ट्रक्चरल, मीथेन तो टेट्राहेड्रल है, जबकि तुम्हारा SF4 सीसो है, BeCl2 लीनियर है, और SCl2 आपका बेंट है, पानी जैसा है, क्योंकि SCl2 sp3 हाइब्रिड है, और N3 माइनस एजाइड है, BeCl2 sp लीनियर है। तो तुम्हारा आंसर थर्ड आ गया। आयुष ने बिल्कुल सही इंटरेक्शन की है कि N3 माइनस sp है और BeCl2 भी sp है, आइसो स्ट्रक्चरल। और एसपी में तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, एसपी इज ऑलवेज लीनियर। याद करो मैं कैसे बोला करता था, एसपी ऑलवेज लीनियर, sp3 नेवर लीनियर, sp2 नेवर लीनियर, sp3 डी कंडीशनली लीनियर। हाँ, इफ द लोन पेयर्स आर अरेंज्ड ऑन इक्वेटोरियल, 3 लोन पेयर की बात हो गई। कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। 70 नंबर, 71, 71। ये दो वर्ड्स को अंडरलाइन करने की बात कर रहा था मैं तो। कोई वाला है ना? हाँ, 6 पेयर का मतलब क्या हो गया, sp3d2। 6 पेयर्स का, सुन तो लो। अच्छा, फिर ये इसका 70, तो हो गया। थर्ड आंसर है फिर। यस हाँ ठीक है, तुमने क्या टिक मारा था, 30। 5 नंबर जोड़ लो ना फिर इसमें, आपके नंबर अगर 50 आ रखे हैं तो 55 कर लो। नहीं नहीं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ यार, है तुम दिल पे लगे बात को। 150 आए तो 155 कर लो, क्योंकि कल से आज तक मेरे को 3-4-5 बच्चों ने स्कोर बताया है, वो 130 से ऊपर कोई आ ही नहीं रहा अभी तक। हाँ, 130 से ऊपर कोई बता ही नहीं रहा। तो ये 5 नंबर और जोड़ लेना भाई, 71 के 5 नंबर जोड़ लेना। एक तो पेपर में 3-4 क्वेश्चन बाइज्ड, ऊपर से 3 क्वेश्चन के आंसर गलत, तो ये तो सरासर नाइंसाफी होगी बच्चों के साथ। बाकी रिजल्ट देखकर कोई प्रॉब्लम नहीं, केमिस्ट्री का रिजल्ट जो, यस हाँ फिजिक्स के ज्यादा थे। हाँ, मैं समझ, तीन ये जैसे ही 15 नंबर जुड़ेंगे ये वाले, तो बराबर आ जाओगे या 5-4 नंबर ऊपर ही चले जाओगे, जबकि केमिस्ट्री में तो कंफर्ट था आपका, ठीक ठाक थे, मतलब आप आरपीएस भी प्रॉपर टाइम पे कर ली थी, असाइनमेंट भी प्रॉपर कर ली थी, बुक भी प्रॉपर टाइम पे कर ली थी, एक्स्ट्रा भी कम से कम 10-12 क्वेश्चन कर लिए थे हमने। तो हाँ, ये एक्चुअल में ना नाइंसाफी होगी थोड़ी बच्चों के साथ में, क्योंकि मेन गलती होती है 3 क्वेश्चन गलत आना, और वो जो छप गया ना आपके सामने रिजल्ट, वो आंखों के, वो सबकॉन्शियस माइंड में झटके से चला जाता है वो। जैसे सामने छप गए 135 नंबर, जबकि होने थे 150 नंबर, बस वो 135 अब याद रहेंगे आपको, क्योंकि वो उस इंस्टेंट पे झटका लग गया था बस। अब मैं कितने 150 बोल दूं, लेकिन आपका मन नहीं मानेगा यार, 135 थे अपने तो। ये पंगा रहता है ऑलवेज के लिए। 72, वो 3 क्वेश्चन के आंसर जो मैंने करेक्शन कराए हैं वो जोड़कर 15-15 नंबर तो कुछ लोग होंगे, 15 नंबर तो बड़े होंगे। यस सर। कितने कितने हो गए? 140 हो 125 थे ना पहले। 130 सर। अच्छा, दो अभी एक में गड़बड़ रही, ये तो हो गया होगा डजंट एग्जिस्ट। सही सारे 84 में डाउट बस एक सेकंड आता हूँ, मैं सभी को करवाता हूँ। 74, 75, ये तो इजी कैटेगरी आ गई ना अब तो। हाँ जी, 78, 79, इनमें देखो भी 81, 82, 83, ये मॉडिफाई कर दिया ना इन्होंने, नन ऑफ दीज को। वही तो है, सेकंड एक्साइटेड ICL5, BRF5, कोई भी, हाँ ना, कोई भी 90 डिग्री पे होएगा नहीं, और कोई 90 डिग्री पे नहीं होगा, तो 180 पे क्यों होएगा?
और लोन पेयर सभी पे, एक आयोडीन पे सेंट्रल वाले पे एक है, 3 क्लोरीन पे 3 3, 5 क्लोरीन पे 3 3 है। तो उसमें नन ऑफ दीज आंसर था, इन्होंने क्या किया, नन ऑफ दीज हटाकर वहां 16 लिख दिया। 16 लोन पेयर तो समझ में आ रहे हैं। Yes. और और 90 डिग्री का कोई एंगल है नहीं, सारे के सारे लेस और मोर देन 90 और 90 से कम ही 89 88 के आसपास है। Yes. और मैंने रेफरेंस दिया था और ये मुझे इशमीत ने वापस पूछा था, लेकिन वो 5.19 की सीरीज थी। फिर मैंने बोला था इसको कि 5.10 था शायद वो, और 419 पे क्वेश्चन ऑलरेडी पड़ा हुआ था। सर वो बाद में याद आया कि ऐसा करा था। ये वो एक ही ट्रेंड पे 2 3 क्वेश्चन है वो। हाँ फिर मैंने आपसे पूछा भी था कि वही रीजन है। सेम। 80 to 83। सर 84 में डाउट है। Yes, sir. 84 में. Yes, sir. 84. 84 का मेरे को आंसर क्या दिया इन्होंने वैसे, थर्ड दिया हुआ है ना, थर्ड दिया हुआ है। ये सर थर्ड दिया। Yes, sir. मैंने फर्स्ट किया था sir. वैसे तुम्हें थर्ड क्यों नहीं किया तुम लोगों ने, देखो, हाँ ठीक है, थर्ड तो सही है। Sir, first किया था. देखो बच्चे मेरी बात सुनो ना, ये देखो ये बड़ा डाउट हो गया। इतने बड़े बड़े हाथी लगा रखे हैं यार, सोचो आई जैसे। मेरी बात सुनो, पहली बात, हाइब्रिड स्टेट सेम, सेंट्रल एक का ओ, एक का सी, एक का ओ, कम से कम मैं पानी को और इन दोनों को तो कंपेयर कर ही लूं, तो भी मुझे समझ में आएगा कि इतने बड़े बड़े हाथी लगे हुए हैं, ये रिपेल तो करेंगे जबरदस्त तरीके से। तो भी I2O तो सबसे पहले नंबर पे जाना ही जाना है। OF2, OCl2, OBr2, OI2, ऐसे PCl3, PCl5, PCl3, PBr3, PI3, याद करो PI3 भी करवाया था आपके नोट्स में। तो वो चक्कर यहां फंसा हुआ है, फिर तो बाकी सोचने की नीड ही नहीं है आपको। और जब भी CCl4 और वाटर में कंपेयर करोगे तो वाटर का 104 डिग्री सबको पता ही है, और CCl4 रेगुलर 109 डिग्री पे। सबसे बड़ा तंग हमें किसने किया है, OI2 ने। 85 देखना, बाकी देखना बचे हुए। हाँ भाई, पक्का। बंद होगी भी फाइल। इस बार पता है कौन कौन से चैप्टर है, एक तो ये बचा हुआ पार्ट है डाइपोल मोमेंट, और एक MOT मतलब मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, MOT, क्लियर है। और तीसरे नंबर पे आपके पास है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हम शुरुआत कर रहे हैं, बचा हुआ टाइम है हमारे पास एग्जैक्ट 35 मिनट इधर से और 5 वो हैं, 40 मिनट के आसपास है। तो उसमें हम लोग डाइपोल टेस्ट बच्चे मुझे लगता है 15-16 के आसपास, 15 नहीं, एक सेकंड रुकना पड़ेगा फिर तुझे, अगर पूरी तरह से बात को जानना है तो। बता ही दो सर. आज बस बता, पूछ ही लो तुम, मैं बता ही दूंगा सारी बातें आज तुम्हें ना, कुछ भी नहीं रखूंगा मैं अपने पास। तुम कहाँ हो भाइयों और बहनों, ये रे बता रहा हूँ यार, तो तुम जान लेने पे आ गया बंदे की। आज क्लास है, 6 को क्लास है, 7 को क्लास है, लेकिन जो मैं लिख रहा हूँ इसको प्रोविजनल माना जाए ना। ये 5 क्लासें लगातार चलेंगी, पहला सदमा, फिर 11 को, 12 को, 13 को, 14 को, फिर 4 ये लगातार क्लास है। तो पेपर में देख पा रहा हूं यहाँ पे 26 तारीख को है भाइयों और बहनों, ठीक है। तुम्हारी एक छुट्टी आ रही है पता है, Yes, sir. 22 को. 22 को सर. रक्षाबंधन. उससे पहले इंडिपेंडेंस डे आएगा ना 15 को। Yes, sir. सोचा आदमी के पता चली इंटेंस। Yes, sir. हम्म, सर बड़ा स्टैटिक है तो कोई है ही नहीं हमारा. क्या क्या कह रहे हो, अच्छा उसे, हाँ नहीं 15 को संडे है। डेज के बाद हमें छुट्टी मिलती है। हाँ जी सर, 15 संडे है. तो एक्चुअल में पता है क्या बच्चे, वो जो 4 चैप्टर तुम्हारे हुए हैं ना, ये ना एक्चुअल में पैसेंजर ट्रेन में भी ब्रेक लगे हुए थे, ऐसे हुए हैं, बहुत धीरे हुए हैं। अगर इसी स्पीड से चलेगा ना तो अप्रैल तक सिलेबस जाएगा, मुझे ऐसा लगता है, मुझे फीलिंग आ रही है कई बार। तो देखो अभी एस ब्लॉक एलिमेंट पड़ा है, पी ब्लॉक एलिमेंट पड़ा हुआ है, उधर से तुम्हारा कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कम से कम 2 सवा 2 महीने की है वो कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
और फिजिकल के सारे चैप्टर पढ़े हुए हैं अभी तक। फिजिकल का तुम्हारा इक्विलिब्रियम पढ़ा हुआ है, थर्मो पढ़ा हुआ है, जो हम शुरू करेंगे इस बार 10 लेक्चर का, स्टेट्सोमीटर पढ़ा हुआ है। तो लेक्चर तो बहुत सारे पढ़े हुए हैं ना, तो इस बार तो अब तो नहीं आनी भी नहीं चाहिए अब तो बच्चे। अब तो थोड़ा सा तुम मेच्योर भी हो गए ना, अगस्त के महीने में आ गए। इन दोनों तो मैं देखता हूँ ऑफलाइन में बच्चा थोड़ा मेच्योर हो जाता है, हल्का सा हो जाता है, 4 चैप्टर कर चुके ना। तो अब तो थोड़ा सा टाइम आर भी अपना बढ़ाना चाहिए तुम लोगों को, थोड़ा सा सिंसियरिटी भी बढ़ानी चाहिए चीजों में ना, थोड़ा मैच्योरिटी लेकर आओ अब। और एक सुनने की आदत बढ़ानी चाहिए, काफी चीजों में अब थोड़ा इंप्रूवमेंट होना चाहिए। जैसे जैसे हम 12वीं की तरफ बढ़ रहे हैं ना, वैसे वैसे मेरा मेरा ओपिनियन है, आपको चेंज करना चाहिए हल्का सा अब। सुनने की आदतों में थोड़ा सा चेंज करो, सुनने की आदत में। लो, एक्सक्यूज मी सर। एक सेकंड रुक जा बेटा, ये लिख दूं उसके बाद तेरे से बात करता हूँ। हाँ जी, अब बोलो। सर मैंने आज ही बैच ज्वाइन किया है, तो सेकंड बैच में शिफ्ट हुआ हूँ इस बैच में। अच्छा जी, बस फिर टेंशन ना लो, ये डाइपोल मोमेंट स्टार्ट हो रहा है, उधर डाइपोल मोमेंट तो नहीं हुआ था। सर बट ठीक है, टेंशन ना लो। तुम्हें लगता नहीं तुमने गलत स्टेप लिया है अर्जुन? सर नहीं, मेरे को नहीं लगता। चलो कोई बात नहीं। हाँ जी, केमिकल बॉन्डिंग की बात हो रही है बच्चे, डाइपोल मोमेंट का जिक्र हो रहा है, और नोट्स मोस्टली बच्चे साथ साथ में बनाते हैं, किसी को चाहिए होते हैं तो फिर मैं व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ उसको ना। लो जी, सिंबॉलिकली इसको म्यू से लिखेंगे। और हम हर टॉपिक को लिखने के बाद ना एक बात करते हैं, हर टॉपिक को लिखने के बाद एक बात करते हैं कि हम इस टॉपिक को लिख क्यों रहे हैं। इसके नाम में पता चल रहा है डाइपोल मोमेंट, मतलब क्या? पहली बात, इट इज द मेजरमेंट ऑफ द पोलैरिटी। ये मोलिक्यूल की पोलैरिटी का मेजरमेंट है, क्लियर ना? ये मोलिक्यूल की पोलैरिटी का मेजरमेंट है, ये मोलिक्यूल की पोलैरिटी का मेजरमेंट है। ऑन कर लो यार तुम्हारे कैमरे शैमरे, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो यार? हैं? सबने ऑन किए हुए, इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, इतनी अच्छी अच्छी शक्लें हैं तुम्हारी। हम्म? भगवान के बनाए हुए बच्चे। दिव्यम तेरे नंबर कितने हैं दिव्यम? तो मैं दिव्यम के बारे में सोच, मैं कल शाम तेरे बारे में बाई गॉड कल शाम को ना तेरे बारे में सोच रहा था मैं। कितने फोन करने लगा था, कितने कितने? 120 ही रह गए इस बार। यार ऐसा क्या, इतना झटका तो नहीं लगना चाहिए था 120 वाला। मेरे खुद को इतना पता नहीं क्यों झटका लगा सर। हाँ? अगर खुद का कल का रो रहा हूँ। नहीं, रोने से तो कुछ नहीं होगा बच्चे, रोते कमजोर लोग हैं, रोने से कुछ नहीं होता। इवन बात कर लेते, मेरे से बात कर लेते, मेरे से तनवीर ने बात की थी, मेरे को अभिनव से ही बात हुई थी मेरी। इशमीत ने कितने लिए? सर 143 लिए और 2 और ऐड हो जाएंगे तो 154। हाँ ठीक है, ऑनरेबल स्कोर है, क्योंकि मैं खुद ही बोल रहा हूँ 2-3 क्वेश्चन में तो थोड़ा बायस्ड था काम। तो जैसे I2O वाला तो थोड़ा एप्टीट्यूड लग सकता था आपका। एक आपने बिल्कुल हाई लेवल गलती की, अमोनिया फॉस्फीन, क्वेश्चन तो प्यारा बन गया, वो चेंज पूछ रहा था, वो शायद वो गलती की आपने। वो सर वो क्वेश्चन मेरा सही है। सही है। यस ठीक है, चलो कोई बात नहीं। सर मैंने ना 2 आंसर्स गलत मार्क कर दिए सही सॉल्व करके। हाँ ये होता है अभी ना, अभी तो हम अगर ये पेन पेपर मोड ही रखते हैं ना, तो तुम्हें उस ऑफलाइन पे भी आना ही पड़ेगा। जो अभी तो तुम पेपर में सीधे टिक कर रहे हो ऑनलाइन ही। तो अभी हेलिक्स वालों ने ऐसा कुछ काम धीरे धीरे कर रहे हैं वो लोग, कि वो क्या करेंगे, आपके पास OMR शीट ही रहेगी, वो हो सकता है प्रोजेक्टेड अब, तो उसके अंदर आप अपने मोबाइल से स्कैन करके, मतलब ऑफलाइन ही भरना है उसको, ऐसे देख देख के ऑफलाइन स्कैन करने के बाद नंबर आ जाते हैं सीधे सामने। तो प्रोजेक्ट अभी धीरे धीरे आप तक पहुंच जाएगा। अभी हमने उन पे अप्लाई किया जो बहुत अर्जेंट में है, 12 तारीख वालों में ना, 12 सितंबर के पास पहुंच चुके हैं, तो आप तक भी वो आ जाएगा। तो अगर पेन पेपर मोड ही रहता है, क्या करे बेटा? ऑफलाइन कब खुलेगा? यार ये तो ऐसा क्वेश्चन है इस सीजन में कि जिसका आंसर ही नहीं है कोई भी। जबकि कल मेरे से सर ने पूछा था, सर कह रहे ऑफलाइन चाहिए, मैंने कहा सर अभी बुला लो, मैं यहीं बैठा हूँ कल मैं हेलिक्स में ही था, तो मैंने कहा मैं यहीं पे हूँ, मेरे को बिठा लो और बच्चे बुला लो जल्दी से, हम खुद दुखी हैं बच्चे, हम खुद परेशान हैं सर यहाँ पे ना डिस्ट्रैक्शन ज्यादा होती है। इधर जैसे यस बच्चे। अब मैं तो कहता रहा हूँ, अभी 4 चैप्टर हो गए ना, अब तक तो जितने तुम मेहनती हो ना, मतलब मेरा ये बैच, मुझे ठीक लगता है बैच तुम्हारा वाला ना, अब तक तो सारी डेवलप हो जाते तुम लोग। एक दिव्यम जैसा बच्चा बैठा है यार, वो कह रहा है 120 है, तो अभिनव जैसा बच्चा बैठा है, वो कह रहा है कि मेरे 130-32 नंबर आए हैं, 140 हो गया अब। और मतलब सारी ठीक है बच्चे ये वाले। और गुरलीन है, गुरलीन कहाँ गायब होगी आज? सर अभी बढ़ाकर तो 130 हो गए। हाँ 10 नंबर ही बचे। हाँ, लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं, अब हम थोड़ा शुरू करते हैं इसको ना। गुरलीन बोल रही कितने थे?
कोई बात नहीं, बता दो, सारे एक ही नाव में है सारे के सारे। 93% बच्चों का मेरे पास डेटा आया था कल शाम को कि वो एवरेज नंबर लिए उन लोगों ने। Yes, 105. हाँ, तो जबकि स्कोर इन सभी बच्चों का होता था 140-50 के आसपास। Yes, मेरे भी बहुत कम। कोई बात नहीं। तो मेरे भी कम है। Yes, ओके, sir, मेरे भी कम। चलो कोई बात नहीं। पेपर तो देख लिया आपने, अब आपको कोई दिक्कत तो नहीं है उस पेपर के अंदर ना, जो मैंने भी डिस्कस किया आपसे, दो तीन क्वेश्चन को छोड़कर। Yes, सुनो, sir. जल्दी से लिखना शुरू करो भाई। डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट करता क्या है? डाइपोल मोमेंट इज अ मेजरमेंट ऑफ पोलैरिटी, इज अ मेजरमेंट ऑफ पोलैरिटी, मेजरमेंट ऑफ द पोलैरिटी ऑफ मोलिक्यूल, मोलिक्यूल की पोलैरिटी का मेजरमेंट है। डाइपोल मोमेंट इज अ मेजरमेंट ऑफ द पोलैरिटी ऑफ मोलिक्यूल। कोई मोलिक्यूल पोलर है कि नहीं है, इसका मेजरमेंट करना है तो आपके पास डाइपोल मोमेंट का डेटा होना चाहिए। ठीक होगी बात? चलो, इसको डिनोट करने का तरीका म्यू, एम यू म्यू। क्लियर है? पहले भी आया था ये वाला, मुझे याद आ रहा है, तब मैग्नेटिक मोमेंट था स्ट्रक्चर ऑफ एटम में √NN+2। ठीक है, चलो नंबर 2, नंबर 2, इसकी डेफिनेशन क्या है? एक एक करके बात शुरू करते हैं। इसका डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन बड़ी सिंपल है। म्यू इज द वेक्टर, अभी फिजिक्स में भी शायद वेक्टर स्केलर जुड़ जाएंगे इस बार आने वाले, ये चार्ज का और डिस्टेंस का वेक्टर प्रोडक्ट है। मतलब ये क्रॉस प्रोडक्ट है। अगर आपने क्रॉस डॉट प्रोडक्ट सुने नहीं तो भी आ रहे हैं आपके फिजिक्स में, इसी सेशन में आ रहे हैं, मतलब 10-12 दिन के अंदर। तो चार्ज का और डिस्टेंस का Q मल्टीप्लाई विद D, Q मल्टीप्लाई विद D। और बड़ी सिंपल सी बात, ये वेक्टर क्वांटिटी है तभी मैंने क्रॉस प्रोडक्ट लिया है। ये डायरेक्शन पे डिपेंडेंट क्वांटिटी है तभी मैंने क्रॉस प्रोडक्ट लिया है। फिजिक्स में डॉट प्रोडक्ट होता है स्केलर, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, और क्रॉस प्रोडक्ट होता है क्रॉस, क्रॉस मतलब जो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। अभी आगे आता जाएगा, बात को समझते जाना। पहली बात, डाइपोल मोमेंट क्यों पढ़ रहे हैं? वही मैंने बोला, क्लास बंद हो गई, कोई पूछा क्या पढ़े भाई, कहते डाइपोल मोमेंट क्यों पढ़े, तो जवाब देना पड़ेगा डाइपोल मोमेंट इज अ मेजरमेंट। डाइपोल मोमेंट एक ऐसा तरीका है जिससे आप पोलैरिटी मेजर करते हो। मोलिक्यूल पोलर है कि नहीं है, प्लस माइनस है कि नहीं है, या जीरो ही है। डाइपोल मोमेंट उसमें एग्जिस्ट, डाइपोल दो पोल एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। डेफिनेशन क्या होगी? चार्ज और डिस्टेंस का क्रॉस प्रोडक्ट है, मतलब वेक्टर प्रोडक्ट है, मतलब वेक्टर मल्टीप्लाई है। तीसरी बात, डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या बनी? देखते ही बच्चे समझ जाएंगे, फिजिक्स पढ़ते आए हैं। इसकी यूनिट तो दो यूनिट्स सिस्टम है, एक MKS और दूसरा CGS। और आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़े पढ़ाए हो, तो चार्ज के लिए क्या पुट करते हो? कूलम, और डिस्टेंस के लिए मीटर। ठीक है जी, डिस्टेंस के लिए मीटर। और CGS में आप में से कोई बच्चा भी बता पाए कि चार्ज की यूनिट क्या होती है CGS में? क्लियर है? जिसको हम बोलते हो ESU, इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट इनटू सेंटीमीटर। एक तीसरी यूनिट है जो बिल्कुल इन दोनों से अलग है, DBYE, डिबाई। DBYE इज नेम ऑफ साइंटिस्ट, DBYE, दुबई नहीं, डिबाई। हाँ जी, प्रणव पूछ रहा है। ओए प्रणव, तू, ESU सर। हाँ हाँ, तू तो क्लास में ही था पहले, जब बीच में 1 महीना तू वेकेशन पे चला गया था। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU। Yes. प्रणव, ठीक है, तो भूल गया सडन, मेरे को लगता है ना। फर्स्ट लेक्चर में करा हुआ। हाँ हाँ, वही वेरी फर्स्ट लेक्चर में। Yes. तो नहीं था, ओके। तो ओके, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मुझे अगर MKS यूनिट में बताना है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम में, और अगर मुझे इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट में बताना है CGS में तो ये 4.8 इंटू 10⁻10 ESU है, इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट है। तो कुल मिलाकर मुझे डाइपोल मोमेंट की 3 यूनिट मिल गई, कूलम इंटू मीटर, ESU इंटू सेंटीमीटर, और DBYE, DBYE साइंटिस्ट का नाम है ये, डिबाई। और इस डिबाई से हम एक कन्वर्जन सीखेंगे, क्लियर ना, कि एक डिबाई में कितने ESU इंटू सेंटीमीटर है या कूलम इंटू मीटर है। थोड़ा मेरे साथ टिकना अगले पेज पे। मान लो बच्चे, दो आपके पास पोल्स हैं,
यहाँ प्लस क्यू है या माइनस क्यू है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 1 एंगस्ट्रम है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 1 एंगस्ट्रम है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मान लेते हैं 1 एंगस्ट्रम है। और जितने बच्चे क्लास में बैठे हैं मुझे सभी से उम्मीद है कि वो जानते हैं कि 1 एंगस्ट्रम में 10⁻⁻10 मीटर 10⁻⁻8 सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चे, तो अब हम म्यू इज इक्वल टू चार्ज तो फिक्स है 1.6 इन 10⁻⁻19 इंटू 10⁻⁻10, क्योंकि ये मुझे एम केस में चाहिए तो ये भी एम केस में, तो ये कूलम इंटू मीटर हो गया। अगर मैं इसकी जगह पे 4.8 इंटू 10⁻10 10⁻8 ESU इंटू सेंटीमीटर लिख दूं, ये C इंटू एम है, ये ESU इंटू सेंटीमीटर है। सब कुछ वही लिखे जा रहा हूं जो आपके सामने था। प्रणव ने पूछा था चार्ज की वैल्यू, मैंने चार्ज की वैल्यू लिख दी, और प्रणव के कहने से ही मैंने इस चार्ज को कूलम में, इस चार्ज को ESU में, और यहां एंगस्ट्रम को मीटर सेंटीमीटर में लिख दिया। अब अगर इन दोनों का इंटर कन्वर्जन चाहिए हम लोग, इन दोनों का इंटर कन्वर्जन चाहिए हम लोग, तो आप सारे स्मार्ट बच्चे हो, इमीडिएटली बात को उठा लोगे। क्लियर, इंटर कन्वर्जन, तो मैंने क्या लिखा 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इसको 29 कर दिया, इसको 4.8 इंटू 10⁻18, एक तरफ लिखा हुआ है कूलम इंटू मीटर, दूसरी तरफ लिखा हुआ है ESU इंटू सेंटीमीटर। अब आपको 1 कूलम इंटू मीटर में आना है, इसको 1 सेंटीमीटर मत समझ लेना, C बड़ा लिखा हुआ है, M छोटा लिखा हुआ है, 1 कूलम इंटू मीटर में आना है। तो 4.8 इंटू 10⁻18, बच्चे ने सही बोला है, 1.6 इन 10⁻29, सोल्व करके 3 इंटू 10⁻माइनस प्लस हो जाएगा 11। तो एक कूलम इंटू मीटर में कितने ESU इंटू सेंटीमीटर है। अगर ऐसा पेपर में क्वेश्चन पूछ लेता है तो उसको आंसर दे देना, एक कूलम इंटू मीटर में कितने ESU इंटू सेंटीमीटर है तो उसको आंसर दे दो, या फिर एक ESU इंटू सेंटीमीटर में कितने कूलम इंटू मीटर है उसका भी आंसर बन सकता है। क्लियर ना, 1 ESU इंटू सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/3 10⁻11 0.33 10⁻⁻11 3.3 10⁻⁻12 कूलम इंटू मीटर। अब चॉइस आपकी, आप कौन सी यूनिट में जाना चाहते हो, या पेपर वाला क्या डिस्कस कर रहा है। कन्वर्जन है, 1 मीटर में इतने किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर है, आपस में इंटर कन्वर्जन चल रहा है। एक कूलम इंटू मीटर में इतने ESU इंटू सेंटीमीटर है, एक ESU इंटू सेंटीमीटर में इतने कूलम इंटू मीटर है। वन मोर थिंग जो यहां मुझे बोर्ड पर हाईलाइट करके लिखनी है, सुनो भाई, वो है 10⁻⁻10, एक सेकंड सिर्फ, 10⁻⁻10 ओके, इंटू 10⁻⁻8, इन दोनों का मल्टीप्लाई 10⁻⁻18, और आपको पता है 10⁻⁻18 ESU इंटू सेंटीमीटर को हम लोगों ने 1 DBYE 1 डिवाई बोला हुआ है। अगर कहीं पे 1 डिवाई लिखा हो तो उसको काटकर 10⁻⁻18 ESU इंटू सेंटीमीटर लिख सकते हो। अगर कहीं 10⁻⁻18 ESU इंटू सेंटीमीटर लिखा हो तो उसको काटकर आप डिवाई लिख सकते हो। ये कन्वर्जन समझ में आ गए होंगे मेरे ख्याल में। डिवाई पर डिवाई क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो। सर हम डिवाई यूनिट बहुत कम यूज करते हैं। डिवाई यूनिट सबसे ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि आसान है ना लिखनी। अब बार बार बोलेंगे तो कई बार जी पलटी मार जाती है, क्या 10⁻⁻18 ESU इंटू सेंटीमीटर, इसकी जगह सिंपल बोलना है डिवाई। डिवाई यूनिट सबसे ज्यादा यूज होती है। मुझे अच्छी तरह याद है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चों की चल रही है, कुछ लोगों की खत्म की हमने, तो हम बोलते हैं एल्केन्स का डाइपोल मोमेंट 0.3 डिवाई है, ऐसा ही बोलते हैं हम, ऐसे नहीं बोलते 0.3 इंटू 10⁻⁻18 ESU इंटू सेंटीमीटर, ऐसा नहीं बोलते हम, 0.3 डिवाई है, सबसे आसान है बोलना भी। अगर मेरे से कोई पूछे यार दिल्ली और चंडीगढ़ के बीच की डिस्टेंस क्या है तो मैं बोलूंगा 250 इंटू 10⁻3 मीटर, इससे अच्छा मैं सीधा ना बोल दूंगा 250 किलोमीटर। तो मेरे लिए आसान क्या होता है, जो इजीएस्ट टर्म हो, तो डिवाई प्रॉपरली यूज होती है।
आगे बढ़ू भाई। सर एक बार डिबाई वाला दोबारा बताना। Yes. डिबाई में क्या बताना है, मतलब मैं उस चीज को समझ पाऊँ। डिबाई जैसे यहाँ से शुरू हो गया था, डिबाई का कन्वर्जन यूनिट क्या, कि एक डिबाई में कितने ईएसयू इंटू सेंटीमीटर है, 10⁻⁻18, ओके सर, बस है ना। पूछ रही हाँ भी अगर कहीं तुम्हारे पास ना, हाँ एक सेकंड को, अगर कहीं तुम्हारे पास 4.8 डिबाई लिखा हुआ है तो व्हाट मीन ऑफ इट, तो सारे बच्चे बोल सकते हैं सर ये 4.8 इंटू 10⁻⁻18, सेंटीमीटर। इसका ये मतलब है। ठीक है भाई। अब ओके सर, थैंक यू। चलो, अब मुझे ये जो डाइपोल है ना इसके टाइप पे आना है। धीरे धीरे चैप्टर आगे बढ़ रहा है, 5वें नंबर पे आ रहा हूं मैं अब। टाइप्स ऑफ द डाइपोल, टाइप्स ऑफ द डाइपोल, टाइप्स ऑफ द डाइपोल। तो दो टाइप के डाइपोल है आपके पास, दो टाइप्स के डाइपोल है आपके पास। एक का नाम है ऑर्बिटल मोमेंट, एक का नाम है ऑर्बिटल मोमेंट, दूसरे का नाम है बॉन्ड मोमेंट। एक का नाम है ऑर्बिटल मोमेंट, दूसरे का नाम है बॉन्ड मोमेंट। अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो ऑर्बिटल मोमेंट, बॉन्ड मोमेंट। अब थोड़ा टिकना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। ये जो ऑर्बिटल मोमेंट है, अर्जुन अपना कैमरा ऑन करना पड़ेगा बेटा, अगर आपका कैमरा वर्किंग है तो। प्रस्तीश को, आयुष को, अरमानजोत को, ध्रुव को, प्रणव, अंशुल, दिव्यम, ये क्यों बंद करते हैं कैमरा अपना? दिव्यम चलो तुम तो यार, मतलब ऐसे बच्चे, तुम्हें तो कुछ क्या कहूंगा ना मैं, तुम्हें तो कुछ कहना बनता नहीं रूल के अकॉर्डिंगली। तो टेंशन मत ले दिव्यम, तू तो कम से कम टेंशन मत ले। दिव्यम, कुछ बच्चे तो बहुत ही अच्छे हैं, उनसे वो ना भी करें तो भी चल जाता है, करें तो भी चल जाता है। सर आज थोड़ी नेटवर्क कनेक्टिविटी स्लो है सर, तो अभी भी नहीं। ओके चलो, बस 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 बस, अब आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। ऑर्बिटल मोमेंट एंड बॉन्ड मोमेंट, ध्यान से सुनना बच्चे। ऑर्बिटल मोमेंट की वजह क्या है, व्हाट इज द रीजन ऑफ ऑर्बिटल मोमेंट। ऑर्बिटल मोमेंट की रीजन क्या है, ऑर्बिटल मोमेंट है क्या, तो उसमें बोलूंगा ड्यू टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसको बोलते हैं ऑर्बिटल मोमेंट। ठीक है जी। और ये किसकी वजह से है, ड्यू टू द बॉन्ड, इसको बोलते हो आप लोग क्या, दैट इज अ बॉन्ड मोमेंट। अभी मैं कम से कम 5 स्ट्रक्चर बनाता हूं, फिर आपसे पूछता हूं उसमें कितने बॉन्ड मोमेंट है और कितने ऑर्बिटल मोमेंट है। एक दो मैं बताऊंगा। मीथेन का स्ट्रक्चर तो सारी दुनिया को पता ही है, अब टेट्राहेड्रल है। हाउ मेनी बॉन्ड मोमेंट्स, बॉन्ड मोमेंट्स मैं बताता हूं। एक बॉन्ड मोमेंट, दूसरा बॉन्ड मोमेंट, तीसरा बॉन्ड मोमेंट, क्लियर, तीसरा बॉन्ड मोमेंट, और ये चौथा बॉन्ड मोमेंट है। बॉन्ड मोमेंट समझ गए ना, बॉन्ड की वजह से मोमेंट, बॉन्ड मोमेंट। अच्छा जी, अब इसमें टोटल 4 बीएम है, 4 बीएम है, 4 बीएम। अब मैं एक और मोलिक्यूल बना रहा हूं, अमोनिया। ध्यान मत हटाना यार, लॉस होएगा नहीं तो। लो जी, अब मैं इसका आंसर दे रहा हूं। ये मेरे पास बॉन्ड मोमेंट, बॉन्ड मोमेंट, बॉन्ड मोमेंट, और ये वाला ऑर्बिटल मोमेंट है। तो 3 मेरे पास बीएम है और एक मेरे पास ओएम है। ठीक है, अगले का आंसर आप दोगे। हाँ भाई, how many? I want you to try. Moment. No written. बिल्कुल परफेक्ट बोल रहे हो। चलो, अब मैं वाटर मोलिक्यूल लिख रहा हूं, 10 भी 10। OM. 2 बीएम है और 2 ओएम है। ओएम का मतलब तो समझ गए होगे ना आप लोग अब, लोन पेयर की वजह से, लोन पेयर की वजह से, लोन पेयर की वजह से जो मोमेंट है, MOMENT मोमेंट है, उसको बोलते हो आप लोग ऑर्बिटल मोमेंट। और बॉन्ड की वजह से जो मोमेंट है उसको बोलते हो आप लोग बॉन्ड, ऑर्बिटल बॉन्ड, ऑर्बिटल बॉन्ड। दो टाइप के मोमेंट है आपके पास। लास्ट एंड फाइनल एक मोलिक्यूल और ड्रॉ कर रहा हूं, BF3, 10 भाई।
3 pm। ठीक है जी, तो इतनी बात सब बच्चों को समझ में आ गई है। आगे बढ़ते हैं जी। यूनिट समझ में आ गई है, फॉर्मूला समझ में आ गया है, यूनिट का कन्वर्जन समझ में आ गया है, डिबाई का मतलब है ये समझ में आ गया है। क्लियर ना। और इसके अलावा अब हमारा पास जो काम चलने जा रहा है, डिटर्मिनेशन ऑफ द डाइपोल मोमेंट, और ये सबसे इंपॉर्टेंट काम होएगा जो मैं शुरू करने जा रहा हूं। तो ध्यान मत हटाना, बस सबसे इंपॉर्टेंट टास्क तो 11th क्लास के बच्चों के साथ होता है कि वो ध्यान ना हटाएं बात से ना। चलो, डिटर्मिनेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारे रिजल्ट का भी तुम्हारे रिजल्ट में इंपैक्ट पड़ा है? तुम्हारे रिजल्ट का तुम्हारे रिजल्ट में इंपैक्ट पड़ा है ना? क्योंकि क्योंकि जिस दिन तुम्हारा पेपर था उससे एक दिन पहले रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारे रिजल्ट ने तुम्हारे रिजल्ट को इम्पैक्ट कर दिया। मैं ना, सीबीएसई का अच्छा नहीं आया फिर? नहीं नहीं, अरे अभिनव 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 देख मेरी बात सुन। अच्छा हो चाहे बुरा हो, क्लियर ना, जब तक 100% नहीं आते तब तक सेटिस्फेक्शन नहीं होता किसी का। क्लियर। लेकिन उसको पेपर लिखने के बाद सबको ये लगता है कि मैं अच्छा करके आया था। और चेक करने वाला दुनिया का सबसे पापी आदमी है, इनको हमेशा ही लगता है चेक करने वाला। सीबीएसई के रूल्स ही नहीं अच्छे थे सर इस बार। लेकिन आईसीएसई की तो कोडिंग में प्रॉब्लम है। यस सर। मतलब कुल मिलाकर जिसने आईसीसी दिया वो सेटिस्फाई नहीं है, जिसने सीबीएसई दिया वो भी सेटिस्फाई नहीं है। रिजल्ट की वजह से हमारे 5 दिन खराब। यस कितनी बार जाना कोई किसी से सेटिस्फाई नहीं है। इश्मीत, हम पास हो हम तो सेटिस्फाइड। अच्छा मेरी बात सुनो। अब जो तुम्हारे 117, 18, 20, 25, 50 नंबर आए हैं, इसमें हेलिक्स वाले ने तुमसे दुश्मनी निकाल ली है। चलो, तभी यहाँ ना मशीन रखी हुई चेक करने के लिए, मशीन में डाल देते हो चेक कर देती है। अभी तुम्हारे पास ऑनलाइन आ जाता है तो टेंशन ही नहीं है। और उसके बाद भी बच्चे आते हैं, मैंने तो ये मार्क किया था, मेरा तो आंसर यार। अरे मैंने कहा तो मशीन ने चेक किया, मैंने थोड़ी चेक किया है। वो मशीन में डल गई, उसके बाद रिजल्ट आ गया उसका। चलो जी, डिटर्मिनेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट का पहला टास्क ध्यान से सुनना भी, अब ध्यान नहीं भटकाना। डिटर्मिनेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट का पहला 3-4 रूल्स में कहानी खत्म हो जाएगी। अगर मॉलिक्यूल कोई सिमेट्रिकल हो, मैं बार बार बोलूंगा इसको, रेगुलर हो, अगर कोई मॉलिक्यूल रेगुलर हो, अब हाइब्रिडेशन काम आएगा, वीएससीपीआईटी काम आएगी। क्लियर ना, वो बैंड थ्योरी जो हमने करके सारी काम आएंगी। अब बस वर्ड टू वर्ड सुनना 3-4 बार इसको। अगर कोई भी मॉलिक्यूल रेगुलर हो, ठीक हो गया, सेंट्रल पे कोई लोन पेयर ना हो, सराउंडेड एटम सेम हो। वापस बोलता हूं, अगर कोई भी मॉलिक्यूल, पहली बात रेगुलर हो, दूसरी बात सिमेट्रिकल हो। वैसे रेगुलर ने सारा कुछ अपने आप ही बता दिया, रेगुलर मतलब रेगुलर। नो लोन पेयर ऑन सेंट्रल, ये बस बातें जोड़ रहे हैं साथ में। नो लोन पेयर ऑन सेंट्रल एज वेल एज सराउंडेड एटम्स आर सेम, सारे के सारे सराउंडेड एटम्स सेम है। क्लियर ना, ऑल द सराउंडेड एटम्स, पेरिफेरी वाले, CH4 का HH, CCl4 का ClCl, सराउंडेड एटम्स आर सेम। रेगुलर है, हाँ जी है, सिमेट्रिकल है, हाँ जी है। जिसको सिमेट्रिकल समझना रेगुलर रख लेना, जिसको रेगुलर समझ में ना आए वो नो लोन पेयर ऑन सेंटर रख लेना, जिसको ये समझना आए तो सराउंडेड एटम सेम रख लेना। क्लियर है, जिसकी ज्योमेट्री इज इक्वल टू शेप हो, कैसे भी समझ लो सारी बातें एक जैसी हैं, और ज्योमेट्री इज इक्वल टू शेप हो जाए, बस उस मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट जीरो होएगा। उस मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट जीरो। लिखो कैसे, ये लो जी, मीथेन का जीरो, SiH4 का जीरो, SeBF3 का जीरो, SeBeCl2 का जीरो, कार्बन डाइऑक्साइड का जीरो, कार्बन डाइसल्फाइड का जीरो। क्लियर ना। इसी तरीके से आप SiCl4 का जीरो, क्लियर, IF7 का जीरो, PCl5 का जीरो, IF7 हो चुका है, ऐसे ढेरों मॉलिक्यूल, SO3 का जीरो। कुल मिलाकर ऐसे करते करते पूरा बोर्ड भर जाएगा। लेकिन अब आपको ये मॉलिक्यूल, सर इतने सारे मॉलिक्यूल याद करने पड़ेंगे, ये सबसे दुनिया का सबसे गंदा क्वेश्चन ये था। अरे किसने कहा याद करने के लिए भाई? आप मॉलिक्यूल देख रहे हो, मॉलिक्यूल देखने के बाद देख रहे हो रेगुलर है, मतलब पहले हाइब्रिड सेट देख ली,
इसके लिए 10 सेकंड लगेंगे हाईएस्ट, हाइब्रिड के लिए ना। ऐसे अब तो देख के CH4 448, हाँ ठीक है, तो sp3 है, sp3 है लोन पेयर। वो दिव्य वाला तरीका लगा लो, कार्बन पे 0 लोन पेयर है। ओके, सराउंडेड एटम सेम है। तो इस पूरे थॉट प्रोसेस में लगेंगे 25 से 30 सेकंड। आपके लिए 45 सेकंड मान लेते हैं, 1 मिनट हमें मिलता है। बस अब आंसर ढूंढो जीरो का है इस पूरे थॉट प्रोसेस में। अब SiH4 आउटर मोस्ट 4 4 8/2 sp3। अंशिता ने हाथ खड़ा किया हुआ है, कांग्रेस का निशान। क्यों भाई? सर एक बार विक्रम वाला तरीका बता दो। दिव्य भी बताएगा दिव्य वाला तरीका तो। कैसे सर मैं लोन पेयर अंशिता कह रही है मुझे लोन पेयर निकालने हो तो दिव्य वाला तरीका बता दो। वो तो कुछ नहीं सर, ऐसे था कि n की वैल्यू निकल आएगी हमारे पास। हम्म, उसमें देख लो कि हमारे पास जैसे कि 4 हाइड्रोजन है, 4 ही उसकी n की वैल्यू निकल रही है, सारे एटम एक भी लोड। सिंपल। इफ द n is equals to 4 and surrounded atoms are 4, no lone pair। बाकी जो मैंने एक तरीका बताया वो भी ठीक है, अब लगा लो जो लगाना है आपको। चलो, कुल मिलाकर अब इसी पे लिमिटेड रहते हैं। अगर किसी मॉलिक्यूल, इसको मैं 10 बार और बोलने को तैयार हूं, मुझे पता है ये बहुत बड़ा गेम है हमारे लिए। अगर किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री रेगुलर हो, सेंट्रल पे लोन पेयर ना हो, सराउंडेड एटम सेम हो, क्लियर ना, वो मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट 0 होएगा। डाइपोल मोमेंट 0 का मतलब, जैसे बच्चों ने मेरे से पूछा पोलर, प्लेनर और नॉन प्लेनर, अबे पोलर नॉन पोलर, तो ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। नॉन पोलर समझते हो ना, पोल्स नहीं है भाई, पोल्स नहीं है, समझते हो ना कि ये इलेक्ट्रिकल फील्ड की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ डिविएट नहीं हो रहा, अट्रैक्ट नहीं हो रहा। तो ये भी लिख दो यहां पे, नो अट्रैक्शन टूवर्ड्स मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड। भाई के पास प्लस माइनस ही नहीं है। जब प्लस माइनस नहीं है, जब प्लस माइनस ही नहीं है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ भी अट्रैक्ट नहीं होंगे, क्लियर, इलेक्ट्रिकल फील्ड की तरफ भी कहीं अट्रैक्ट नहीं होंगे। इनका कहीं भी कोई डिविएशन नहीं होने वाला, क्योंकि इनके पास नेट डाइपोल मोमेंट, नेट पोलैरिटी। और आपको शायद याद होगा पहली लाइन, हम क्यों पढ़ रहे हैं डाइपोल मोमेंट, हम डाइपोल मोमेंट क्यों पढ़ रहे हैं, द सिंगल मोस्ट रीजन बिहाइंड द, कि हम पोलैरिटी चेक करना चाहते हैं। कई बच्चों को ना पोलैरिटी और प्लेनरिटी, ये दोनों वर्ड कंफ्यूज कर जाते हैं। पोलैरिटी प्लस माइनस है, और प्लेनर, अपने हाथ को जमीन पे रखो, अगर पूरा पूरा टच कर जाए तो आपका हाथ प्लेनर है, प्लेन है ये, ठीक है ना। ऐसे करके देखो, प्लेन है, चिपक रहा है इसके साथ। थोड़ा प्रैक्टिकल भी होना पड़ता है ना, बच्चे इसमें प्रैक्टिकल भी नहीं है ना, क्योंकि अब स्कूल जा नहीं रहे, लेबोरेटरी खुलती नहीं है। वैसे तो वैसे जाते थे तभी कौन सा खुलती थी, एक जनरल बात कर रहा हूँ कि हम इंडियंस नॉन प्रैक्टिकल टाइप के बंदे होते हैं, तो इसलिए हम कहना पड़ता है बी प्रैक्टिकल, बी प्रैक्टिकल। पर प्रैक्टिकल कैसे होंगे, जब प्रैक्टिकल दिखाओगे तो प्रैक्टिकल होंगे ना प्रैक्टिकल कहाँ से होंगे। तो इस बात को अगर आप समझ गए तो मैं सेकंड नंबर पे चलूं, ढेरों मॉलिक्यूल जोड़ लो जितने पॉसिबल हो पाए, ठीक है। अब सोचो इनका उल्टा बोल दें, मॉलिक्यूल इरेगुलर हो, अनसिमेट्रिकल हो, सेंट्रल पे लोन पेयर हो, सराउंडेड एटम अलग अलग हो, ज्योमेट्री शेप बराबर ना हो, तो डाइपोलमेंट नॉन जीरो हो जाएगा। हाँ, पोलर हो जाएगा वो। तभी तो कर रहा हूं, आसान काम है, कोई हैवी काम नहीं है। बस ये कि तुम्हें थोड़ा सा तसल्ली से बात को सुनना है, और मुझे कोई जल्दीबाजी नहीं है इसको सिखाने में, क्लियर। अब मैं अगले पेज पर जा रहा हूं, नंबर 2 में। सुनना भाई, अगर सेंट्रल पे लोन पे आ भी गए, मतलब ज्योमेट्री और शेप बराबर नहीं है, इफ ज्योमेट्री इज नॉट इक्वल टू शेप एज वेल, सेंट्रल एटम कंटेन्स लोन पेयर, उसके पास लोन पेयर भी है, उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है। अब कहां और कहां जाएं और कैसे करें, आंसर कैसे निकालें? मुग्धा, हाँ जी बोलो। बस कुछ नहीं, मैंने कहा था प्लेनर का मतलब होता है कि जो पूरा के पूरा 2D के साथ चिपका हुआ रहे, और पोलर का मतलब होता है जो प्लस माइनस हो, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट हो। बस इतना इतना बोला मैंने। लो जी, अगर ज्योमेट्री शेप बराबर नहीं है,
सेंट्रल एटम पे लोन पेयर पड़े हुए हैं, लेकिन 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 एक इंपॉर्टेंट बात हो गई, बट मोलिक्यूल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स। अगर मोलिक्यूल के दो बराबर टुकड़े हो रहे हो देन म्यू इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। एक छोटी सी कंडीशन वो डालनी थी मैंने, वो फिर आपको तंग करेगी बाद में। एंड सराउंडेड एटम्स आर सेम, देन म्यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। तो बढ़िया सा एग्जांपल देता हूं आपको मैं, देखते तुम बोलोगे हाँ जी ठीक है बिल्कुल क्लियर है। एग्जांपल मेरे पास आ रहा है XeF4, इसकी पूरी पोस्टमार्टम कर लेते हैं। पहली बात, ये sp3d2 है, बिल्कुल है जी। इनके सेंट्रल पे 2 लोन पेयर हैं, अगर आपको याद हो तो। नहीं, और ये चीजें याद करने की वैसे भी नहीं होती हैं, निकाल लो। 8 - 4/2 2 लोन पेयर आ गए। फिर जो 2 लोन पेयर हैं उसको आप जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में अरेंज करोगे, अगर आपको ये बात क्लियर हुई हो तो। अब मैंने कहा जी ज्योमेट्री शेप बराबर है, आपने कहा बिल्कुल नहीं है, ज्योमेट्री होनी चाहिए ऑक्टाहेड्रल। भाई साहब का स्ट्रक्चर शेप कैसा आ रहा है? प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। ये चिपका हुआ है जमीन के साथ, 2D के साथ। जिस बोर्ड पे मैं लिख रहा हूं उस पे चिपका हुआ है पूरा, ये कोई भी प्लेन इसका उठा हुआ नहीं है, पूरा प्लेनर है, ये फ्लैट है। अच्छा जी, अब और बात उसने क्या कही, सेंट्रल पे लोन पेयर हाँ जी है, ये देखो 2 लोन पेयर हैं, और मोलिक्यूल के 2 इक्वल हाफ हो रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात हो गई, यहां से भी 2 इक्वल टुकड़े हो जाएंगे। प्लेन है ना ये, जिसको 2 टुकड़ों में बांट देगा, ये भी प्लेन है, इसको 2 टुकड़ों में बांट देगा। कल परसों यही सेम चीज मैं समझा रहा था बच्चों को। जैसे मान लो ये तुम्हारे पास ना, ये तुम्हारे पास ना XeF4 है, ये XeF4 है, ये लो 2 टुकड़े हो गए इसके बराबर। अब बोर्ड पे भी देखो, इस कागज को भी देखो, तो इक्वल हाफ कर दिया आपने। ऐसी मॉलिक्यूल के 2 इक्वल हाफ हो गए, ऐसी मॉलिक्यूल के किसी भी एक्सिस पे 2, किसी भी प्लेन पे 2 टुकड़े कर रहे हो। अब मैं आपको इसका लॉजिक सिखाता हूं, मेरे साथ टिकना, बात सुनना भी ध्यान से। ये वाला प्लेन, ये वाला प्लेन, ये वाला प्लेन, 2 इक्वल हाफ हो रहे। अभी तक हमारा रिजल्ट निकला म्यू 0। अब बच्चा कह रहा है सर म्यू 0 क्यों हो रहा है, इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्या है? तो थोड़ा टिकना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। यहां मैं लिख रहा हूं डायरेक्शन, टाइम हुआ है मेरे पास अभी 4 बजे। डायरेक्शन ऑफ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिख रहा हूं, डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट। ध्यान से सुनना, अगर बॉन्ड मोमेंट हो तो टूवर्ड्स इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। अब रीजन बता रहा हूं एग्जैक्ट आपको, टूवर्ड्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो थोड़ा सा हम बोर्ड पे इसको वापस लिख लें। ये वापस लिखा आपका जिनोन टेट्राफ्लोराइड, ये लिखा जी लोन पेयर, लोन पेयर, ये लिखा जी FFF। आप में से कोई एक बच्चा बता दो कि जिनोन फ्लोरीन में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? फ्लोरीन। तो इस डाइपोल का डायरेक्शन किधर हुआ? टूवर्ड्स फ्लोरीन। इसका भी किधर हुआ? टूवर्ड्स फ्लोरीन। इसका भी किधर हुआ? टूवर्ड्स फ्लोरीन। इसका भी किधर हुआ? टूवर्ड्स फ्लोरीन। अब बस ये रह गया कि OM में डायरेक्शन क्या होता है, ऑर्बिटल मोमेंट में डायरेक्शन क्या होता है। वो इसकी शक्ल देख के पता चल रहा होगा। OM का मतलब है ऑर्बिटल मोमेंट टूवर्ड्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब इसमें डायरेक्शन क्या हो गया? टूवर्ड्स, टूवर्ड्स लोन पेयर। और मैंने आज जब क्लास स्टार्ट हुई थी आपको एक बात बोली थी, अगर आप मेरे को सुन पा रहे थे तो। मैंने कहा था जो आपका डाइपोल मोमेंट है ना, ये वेक्टर क्वांटिटी है। जब आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का फर्क पता है तो आपको वेक्टर का मतलब भी पता ही होगा। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, कैंसलेशन। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, कैंसलेशन। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, कैंसलेशन। मैं इस टेक्निकल पार्ट को अवॉइड कर रहा था जानबूझकर, लेकिन मैं कब तक अवॉइड करता? डाइपोल मोमेंट है ही टेक्निकल, जिसके अंदर वेक्टर वर्ड जुड़ गया। तो मैं आपको पहले केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूं। मॉलिक्यूल कैसा है? रेगुलर।
मॉलिक्यूल में ज्योमेट्री कैसी है, शेप जैसी। शेप कैसा है, ज्योमेट्री जैसी। हाइब्रिड स्टेट कैसी है, जैसी होनी चाहिए। सराउंडेड एटम सेम है। सेंट्रल पे लोन पेयर नहीं है। डाइपोल मोमेंट बताओ, कहते जीरो। कैलकुलेशन कैलकुलेशन कर लेंगे तो भी जीरो आएगा। फिर दूसरा केस आ गया, टोटल 3 ही केस है मेरे पास। दूसरा केस आ गया, कहते मॉलिक्यूल की हाइब्रिड स्टेट sp3d2 है, शेप इसका स्क्वायर प्लेनर है, और सराउंडेड एटम सेम है। तो अपोजिट 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 डाइपोल मोमेंट एक दूसरे से कैंसिल हो रहे हैं। तो नेट डाइपोल मोमेंट पहले भी निकाला था, अब फिर निकाल लेते हैं। मॉलिक्यूल का नेट डाइपोल मोमेंट क्या आ गया, जीरो। और डाइपोल मोमेंट को शो डायरेक्शन क्या रही, पहले एरो खींचो, फिर बीच में इसको हल्का सा क्रॉस कर दो। इट इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट कहां से, टूवर्ड्स टूवर्ड्स द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और ऑर्बिटल मोमेंट की डायरेक्शन टूवर्ड्स द लोन पेयर। एक एरो लगाओ, बीच में हल्का क्रॉस कर दो, दैट इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट को इंडिकेट करने का तरीका हो गया, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट को इंडिकेट करने का तरीका हो गया कि हम एक एरो बनाएं, और उस एरो को टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ले जाएं, और जब उसको टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लेकर जाएं तो हल्का सा उसको क्रॉस कर दें, बस। दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। ठीक है जी। और इसको देखकर आप मैक्सिमम बच्चे समझ गए होंगे, कि लोन पेयर और ऑर्बिटल मोमेंट और बॉन्ड मोमेंट एक दूसरे के अपोजिट, वापस बना रहा हूं, अपोजिट अपोजिट अपोजिट, एक दूसरे से कैंसिल हो गए, और डाइपोल क्या आ गया आपके पास, जीरो। इसको मैंने सिंपल ट्रिकी तरीके से करवाया था। क्या ज्योमेट्री शेप बराबर नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है जी। सेंट्रल एटम पे लोअर पेयर है, हाँ जी, यही तो प्रॉब्लम थी। अच्छा, मॉलिक्यूल के तो इक्वल हाफ हो रहे हैं, हाँ मैंने करके देखे हैं, इस पे भी हो रहे हैं, इस प्लेन पे भी हो रहे हैं, कई प्लेन पे इसके तो इक्वल हाफ हो रहे हैं, इसका सराउंडेड एटम सेम थे, हाँ जी। तो डाइपोल क्या कर दो, जीरो। उसका टेक्निकल पार्ट भी बताया मैं क्यों जीरो। क्या सभी लोग सदमे में हैं, श्योर? चलो, इसका तीसरा पार्ट टच करते हैं। अभी टाइम 4:05 हो गए हैं वैसे। तीसरा पार्ट हम कर रहे हैं, तीसरे नंबर पे जा रहा हूं, फिर नॉन जीरो हो जाएगा। अभी तीसरे नंबर पे वही लिखना है, क्योंकि अब सोचो ना, ये दो कंडीशन ही तो तीसरी क्या आएगी, ज्योमेट्री उल्टा कर लेते हैं ना उसका। मैंने लिखा तो था, मॉलिक्यूल इरेगुलर, सिमेट्रिकल है ना, अनसिमेट्रिकल, लोन पेयर है, ज्योमेट्री शेप बराबर नहीं है, सराउंडेड एटम अलग भी हैं, तो भी डायपोल क्या आ जाएगा, जीरो, नॉन जीरो। तो एक लोन पेयर होगा तो अनसिमेट्रिकल हो गया ना, पहली कंडीशन से काम चल गया ना, हमारा। इसलिए पहली कंडीशन में हम क्या लिख के बैठे हुए हैं, रेगुलर की जगह इरेगुलर कर देंगे। मॉलिक्यूल इरेगुलर, मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल, मॉलिक्यूल के अंदर ज्योमेट्री शेप बराबर नहीं आ रहा। ज्योमेट्री शेप बराबर नहीं आ रहा का मतलब तो समझते हो कि इसका मतलब नहीं समझते हो, कि जैसा हाइब्रिड स्टेट में लिखा गया है वो शेप अपीयर नहीं हो रहा, जैसे वाटर का, अमोनिया का, PCl3 का, SO2 का, जैसी हाइब्रिड स्टेट बोल रही है SF4 का, ClF3 का, I3- का, XCF2 का, वो जो बोल रहे हैं वो शेप नहीं आ रहा। ज्योमेट्री इज नॉट इज इक्वल टू शेप। हाँ, कुल मिलाकर डिस्टोर्टेड है, मतलब इफ द स्ट्रक्चर इज डिस्टोर्टेड, बात खत्म करो। तो अब आप खुद सोचो कि कितना बड़ा रोल है किसका, हाइब्रिडेशन और VSEPRT का डाइपोल को करने में। क्लियर? तो इग्नोर नहीं कर सकते आप उसको, जैसे मौका लगेगा। आज मान लो आप फ्री हो रहे हो, तो क्लास फ्री होने के बाद ना आप सोचा टॉपिक नहीं है पढ़ने के लिए, ना है ना, हाइब्रिडेशन का और VSEPRT का क्विक रिवीजन 1-1.5 घंटे का। और केमिकल बॉन्डिंग तो वैसे भी यार तुम्हारे 2 साल तुम्हारी लाइफ के अंदर ना, जब तक पेपर नहीं होता, मतलब बार बार तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा। मेरे से कोई बच्चा कहता है रिवीजन करना है, कौन सा चैप्टर पहले करना चाहिए, और मैंने आपको ढेरों बार बताया भी है। मैं बोलता हूँ भाई कुछ भी स्टार्ट कर, पहले केमिकल बॉन्डिंग पढ़ ले। क्लियर ना? तो डिस्टोर्टेड स्ट्रक्चर हो, इसके बारे में और बात करूंगा मैं आपसे, अभी क्लास फ्री कर रहा हूं। म्यू नॉन जीरो, कल इस पे अप्रोक्सीमेट सारा क्लास ही चली जाएगी कल की भी।
ठीक है भाई, भाइयों और बहनों, आज की क्लास खत्म होती है। नोट्स मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। पेपर में कोई डाउट आपके बचा नहीं है? निखिल सर आपसे बात ही नहीं, कैसे हैं आप? हे निखिल पुत्र, पक्की बात? ठंड लग रही है, एसी चला रखा है क्या तेज तेज? ठंड लग रही है इसको, उसके बाद भी चला रखा है, निकम्मे आदमी। चलो कल मिलते हैं। ओके बाय।